फ्रेंड्स, आज हम जूनियर हाई स्कूल का प्रैक्टिस सेट 11 का पार्ट 2 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए देखते हैं। पहला, क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये किस वर्ष लागू की गई थी क्रेडिट कार्ड योजना? तो ये 1998 से 99, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये योजना जो आई थी, ये इसकी शुरुआत 1998 से 99 में की गई थी और इसकी शुरुआत किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना और साथ ही इसको आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायता से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना था। और ये जो ऋण था, ये सुविधा एक सरलीकृत कार्यविधि के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती थी। तो इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 1998 से 99 में। अगला है, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो जीएसटी की पुष्टि की गई किस राज्य द्वारा? तो ये असम राज्य द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। असम राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। जीएसटी का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इसकी सर्वप्रथम जो पुष्टि हुई थी वो असम राज्य ने की थी और इसमें पूरे भारत में 15 जुलाई 2018 से इसको लागू कर दिया गया था। भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव ये विजय केलकर समिति ने दिया था और संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। और जीएसटी की जो कुल 5 दरें निर्धारित की गई हैं, जो कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। और जीएसटी के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। आइए देखते हैं आगे। झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये राजीव आवास योजना, जो कि झुग्गी ये बस्ती में रहने वाले लोग थे उनके लिए ये शुरुआत की गई थी, राजीव आवास योजना। ये केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना की शुरुआत करी थी और ये योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू करी गई। और इसका उद्देश्य जो है वो 2022 तक भारत को झुग्गी बस्ती मुक्त बनाना है, गरीबों को बिना पैसे घर की छत उपलब्ध कराना है। और यह स्कीम 2013 से चल रही है। यह आवास शहरी गरीब उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत इसे कार्यान्वित है। और इसमें जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अल्पसंख्यक है और समाज के पिछड़े वर्गों को घर दिया जाता है इसमें। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये जेबीसी ने कहा था। जेबीसी के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। तो ये रेडियो संचरण के लिए ये हमारा कौन सा इसमें आता है? तो ये आयन मंडल में, जहाँ आयन मंडल में ये जो रेडियो तरंगे हैं इनके संचरण के लिए ये प्रयुक्त है। तो ये आयन मंडल ये धरातल से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित है ये डी लेयर होती है, जिससे विद्युतीय और चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती हैं। आयन मंडल के सबसे ऊपरी सतह से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा अजैविक नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। तो अजैविक जो जैविक नहीं है वो अजैविक, और इसमें अजैविक नहीं यानी कि वो जैविक होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कवक। कवक जो है ये हमारा अजैविक नहीं है। तो इस जो हमारे जैविक जो भी घटक होते हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे कि ऐसे घटक जो जलचर,
नभचर एवं स्थलीय जीव होते हैं। हमारे जो भी मतलब कि ये इसमें पानी है, हवा है, मृदा है, ये सभी क्या है, अजैविक घटक है। और जो ये कवक है ये हमारा जैविक घटक हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे जैविक के अंतर्गत जल में रहने वाले, नभ में रहने वाले और स्थल में रहने वाले जीव होते हैं वो जैविक घटक होते हैं। और प्रकाश एवं ताप जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं, जैसे पोषण और जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी होता है इनको, जैसे मृदा है, आर्द्रता है, हवा है एवं स्थलाकृति, ये सब अजैविक घटक में होते हैं। तो इसमें कवक जो है ये हमारा जैविक घटक में आ जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। तो ये मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है, तो ये गन्ने का जो खेत होता है, ये गन्ने का खेत तो मीथेन का उत्सर्जन नहीं है पूछा है, तो मोटर वाहन नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मोटर वाहन ये जो होते हैं ये, इसमें मीथेन गैस का कोई उत्सर्जन ही नहीं होगा, जबकि पशुधन है, धान के खेत हैं, गन्ने के खेत हैं, यहाँ से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। आगे देखते हैं, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये किस वर्ष हुई थी, तो ये 2003 में हुई थी इसकी स्थापना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2003 में ग्लोबल फुटप्रिंट मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, और इसका जो मुख्यालय है वो ऑकलैंड कैलिफोर्निया में स्थित है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क पर्यावरणीय पदचिह्न और जैव क्षमता सहित स्थिरता को आगे बढ़ाने के लिए यह उपकरण विकसित करता है और बढ़ावा देता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, जो हमारी ये ढालू सड़क होती हैं इस पर पत्थर लुढ़काना और ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्यों। तो ये क्यों आसान होता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होना है, दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है, और पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, और पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो ये पत्थर को लुढ़काने में जो किया गया कार्य है इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किसके लिए सम्मानित किया गया था, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो इन्होंने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी 1905 में, और उन्होंने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्वांटा या फोटान कहते थे, और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा थी वो h म्यू के बराबर होती थी। और अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। आगे देखते हैं, हास्य गैस है, तो हास्य गैस हमारी कौन सी होती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है। हास्य गैस N2O जिसे बोलते हैं, ये एक रंगहीन और मीठी गंध की एक गैस होती है, और इसका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है। इसे सूंघने से उत्तेजना उत्पन्न होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए हास्य गैस इसको कहते हैं, और इसे अधिक सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है, तो ये संरक्षण के उद्देश्य से, मतलब भोजन को संरक्षित करने के उद्देश्य से इसमें रसायन मिलाए जाते हैं। जैसे कि जो एथिलीन है उसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में और उनके संरक्षण में होता है, और ग्लूकोज का प्रयोग फलों, मिठाई है, मुरब्बा है के संरक्षण में होता है, और बेंजोइक अम्ल जो है इसका प्रयोग फलों के संरक्षण में होता है। तो इस तरह से ये जो रसायन मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो ये संरक्षण करना है।
रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। और मतलब आता हम इसको कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल रंग दिखाई देता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से? तो ये हल्दी जो है ये तने से प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, यदि दर्शनीय आँखें हैं तो श्रवणी क्या है? तो देखने के लिए आँखें हैं तो सुनने के लिए हमारे क्या हो सकते हैं? कान होंगे। ऑप्शन नंबर डी। एक कोड भाषा में LITMUS को SMIUTL लिखा जाता है। तो ये JNDIGO को OINGDI लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में JAGGER को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको एक बार पहले देख लेते हैं। LITMUS इसको क्या लिखते हैं? SMIUTL। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है S यहाँ से L को इसको मिलाया और T को यहाँ, M को यहाँ, I और U, तो यानी कि इसको मैच कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम इसको भी देखेंगे JAGGER, तो लास्ट वाला के साथ में था तो R हो जाएगा, फिर G हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर E हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर G हो जाएगा। क्योंकि इसको जब हमने मैच किया था पहले वाले को S लास्ट में था, फिर जो है L शुरुआत का लास्ट में था, तो इसी तरह से यहाँ R लास्ट वाला पहला हो गया और शुरुआत वाला लास्ट में हो गया। तो ये तो हमारा इससे हो गया। तो ऑप्शन ए और सी में मिल रहा था। और फिर उसके बाद जो है आई हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे था और इसमें थर्ड नंबर पे था। इसी तरह से हमने इसको लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए, यानी कि जो है ये हर मतलब अगर 1 घंटा हम मान लेते हैं तो ये 1 घंटा विलंब होने के लिए इसको कितने 57 मिनट लगे। मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3 मिनट लेट हो रही है, तो यानी कि 57 मिनट विलंब होना चाहिए इसको। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं सॉल्व करके। ये 57 मिनट लेट होना चाहिए। तो अगर 3 मिनट यानी 3/60 मिनट रेलगाड़ी अगर विलंब होगी तो 1 मिनट टाइम लगेगा। और अगर 57 मिनट वही विलंब होगी तो 57 इंटू 1/3/60। तो ये 57 इंटू 60/3, 3 से काटेंगे 20, 57 दूना होता है 114 और 0 लगा 104। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 1140 मिनट। अंतिम क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। इसमें कथन कह रहा है कि क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए? क्या मतलब कह रहा है कि क्या शहरी क्षेत्रों के सभी विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षण विषय और कक्षाएं समाप्त कर दी जानी? तर्क कहता है कि हाँ, इसके विद्यार्थी अपने मोबाइल और टैबलेट पर गेम खेलते हैं और इससे जो समय बचेगा उसका उपयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और कुछ का कहना है कि नहीं, यह विद्यार्थी की शारीरिक गतिविधियों को उनके निर्णयात्मक वर्षों से कम करेगा, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। साथ ही वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के विकास से भी चूक सकते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हम बी को लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत गठन है। तो ये जो है बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।